Hello students, so today in this video we are going to discuss few problems on mathematics. चलिए हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं. The first question is, for a non-negative integer n, we are given with the expression. So हमें किसी n non-negative integer के लिए expression दिया गया है this one. Where they have told us that cos inverse x take values 0 to pi. That means inverse function takes values from 0 to pi. Which of the following options is are correct? So हमें चार ऑप्शन दी गई है and we have to tell which of them is are correct. That means either one is correct or it may happen more than one are correct. So you can see the options. First A, B, C and D. चलिए हम एक्सप्रेशन के साथ स्टार्ट करते हैं. So we are given with the expression. So चलिए पहले थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं. अगर आप एक्सप्रेशन को थोड़ा अच्छे से देखें, so first thing we are given with the summation. So you know summation का फंडामेंटल क्या होता है? Summation is used to add few terms. हमारे पास एक सीरीज लिखी हो जिसमें कुछ टर्म्स ऐड हो रही हो तो उसके लिए हम समेशन यूज करते हैं, जिसका चेंजिंग फैक्टर वेरिएबल क्या होता है? k 0 to n. K is going from 0 to n. What does it mean? That k starts from 0 and will count it till n. 0, 1, 2, 3, 4, 5. अगर आप काउंट करो so total number of terms will be n plus 1. 1 से लेके n तक n terms होगी. Because of 0, 1 extra term ऐड हो चुकी है. So total number of terms is n plus 1. Secondly, अगर आप फोकस करेंगे, so we are given with two sign functions with a product sign. एंड एक मैं आपको यहाँ पे जरूर बताना चाहूँगा कि जब समेशन हो, हैविंग साइन ऑफ प्लस और माइनस इज मच बेटर देन हैविंग साइन ऑफ प्रोडक्ट. एंड वी डू हैव द मेथड जिससे हम प्रोडक्ट को प्लस और माइनस में चेंज कर सकते हैं. अगर आपको याद हो तो ट्रिग्नोमेट्री में आपने एक फॉर्मूला बनाया है दैट कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी. And that will be equal to 2 sin A sin B. I hope you guys remember this. So ये फॉर्मूला हमने वहाँ पे पढ़ा था, जिससे हम माइनस को प्रोडक्ट के साइड में ले जा सकते हैं और प्रोडक्ट को वापस हम नेगेटिव और पॉजिटिव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. बट द पॉइंट इज दैट यहाँ पे हमें कन्वर्जन के लिए साइन ए साइन बी के साथ हमें क्या चाहिए? 2 चाहिए. सेकेंडली अगर आप डिनोमिनेटर में देखो, वी डू हैव अ साइन स्क्वायर एंड इट्स बेटर अगर हम हायर पावर्स को लोअर पावर्स में रिड्यूस करें. एंड वी डू हैव द मेथड फॉर दैट एज वेल. अगर मैं आपको यहाँ पे क्लियर के दिखाऊँ, सो आई होप यू गाइस रिमेंबर दिस दैट 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा. सो मैं ये फॉर्मूला नहीं पता है. दैट मीन्स to convert sin square to cos with single power, that means to reduce the higher power, we do need 2 with the sin square. So just to make the things easier, मैं क्या कर रहा हूँ? न्यूमरेटर भी मैं 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और डिनोमिनेटर में भी मैं 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. दैट मीन्स न्यूमरेटर में भी सभी टर्म से 2 मल्टीप्लाई हो गया, डिनोमिनेटर से भी 2 मल्टीप्लाई हो गया सभी टर्म से. तो हमारा एक्सप्रेशन क्या रहा? अनचेंज, कोई चेंज नहीं हुआ. अब हम थोड़ा एक्सपेंड करते हैं अपने एक्सप्रेशन में. सो अकॉर्डिंग टू आवर वे fn becomes equals to summation k is equals to 0 to n. So 2 sin theta sin cos theta. So which is the formula? This one. So it will become cos of first angle minus second angle. अगर आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे you will get minus 5 upon n plus 2 minus cos of a plus b. अगर आप दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे so it will become cos of 2k plus 3 upon n plus 2. Likewise in the denominator we write down summation k is equals to 0 to n 2 sin square. We can write it as 1 minus cos of double the angle का डबल कर दीजिए so it will become 2k plus 2 upon n plus 2 times 5. I hope यहाँ तक आपको क्लियर होगा. अब इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? हम
जो समेशन है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बिटवीन द टर्म्स। अगर आपको विजिबल हो, चलिए मैं आपको थोड़ी स्पेस बना के लिख देता हूँ। So what we will have, f of n will be equals to summation k is equals to 0 to n cos of minus pi upon n plus 2 minus summation k is equals to 0 to n cos of 2k plus 3 upon n plus 2 times pi upon, थोड़ा सा रब करोगे, upon summation k is equals to 0 to n times 1 minus summation k is equals to 0 to n times cos of 2k plus 2 upon n plus 2 times pi। अगर आप थोड़ा यहाँ पे चेक करोगे तो हमने किया क्या है, मैंने सेपरेट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया समेशन को, फर्स्ट टर्म के लिए अलग, सेकंड टर्म के लिए अलग, इन द न्यूमरेटर एज वेल एज इन द डिनोमिनेटर। चलिए आगे हम क्या करेंगे, अब हमें इसे सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि हमें समेशन चाहिए, हमें फाइनली के रिजल्ट चाहिए सिंप्लीफाइड। सो हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। अगर आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, फर्स्टली यहाँ पे नेगेटिव साइन है, बट वी नो दैट cos is a even function, that means cos of minus theta is equals to cos theta। so अगर आप यहाँ पे नेगेटिव नहीं भी लिखते तो भी ओके, बिकॉज वी नो दैट cos of minus theta is equals to cos of theta। so नेगेटिव होएगा तो वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे भी यहीं पे एलिमिनेट कर दिया। अभी थोड़ा एक्सपेंड करेंगे, बट आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी, जब समेशन को हम एक्सपेंड करते हैं तो उसमें वेरिएबल है k, जैसे k चेंज होगा ये एक्सप्रेशन चेंज होगा, बट अगर आप देखो तो फर्स्ट एक्सप्रेशन k पे डिपेंड ही नहीं करता। दैट मीन्स k 0 होगा तो भी यही एक्सप्रेशन रहेगा, k 1 होगा तो भी यही एक्सप्रेशन रहेगा, k 2 होगा तो भी यही एक्सप्रेशन रहेगा। दैट मीन्स वी आर एडिंग द सेम एक्सप्रेशन हाउ मेनी टाइम्स, हमने क्या कहा था, 0 से n तक n plus 1 times, and we know that when we are adding same terms repeatedly we can multiply the term with the number। That means we can write this to be as n plus 1 times cos of pi upon n plus 2, क्योंकि हम सेम टर्म को n plus 1 टाइम्स ऐड कर रहे हैं। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द एडिशन व्हाट आई डिड, मैंने उस एक्सप्रेशन को n plus 1 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। क्लियर? लाइकवाइज हम सेकेंड एक्सप्रेशन को मूव ऑन करते हैं। चलिए उसको लिखने होगा क्योंकि ये k पे डिपेंड करता है। फर्स्ट टाइम के लिए k 0 होगा, सो इट विल बिकम cos of 3 upon n plus 2 times 5। जब k 1 होगा, नेक्स्ट टर्म के लिए k 1 होगा, सो इट विल बिकम cos of 5 pi upon n plus 2 times। जब n 3 होगा, थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूँ, अगर मैं कहूँ तो आपको ऐसे करना है, जब n k 0 है तो 3 pi by n plus 2, जब k 1 होगा तो 5 pi by n plus 2, जब k 2 होगा 2 2 से 4 plus 3 7 pi by n plus 2। एंड चलिए इसके आगे मैं नहीं लिख रहा, ठीक है, यू कैन राइट करेंगे, ठीक है, फिर हम पे मेरा ब्रैकेट। अब डिनोमिनेटर की अगर बात करनी है तो डिनोमिनेटर में क्या है, अगेन चेक इट आउट, 1 को ऐड कर रहा हूँ हाउ मेनी टाइम्स, n plus 1 टाइम्स, एंड ऑब्वियस इट विल बिकम n plus 1 itself माइनस समेशन को अगेन एक्सपेंड करते हैं। तो समेशन को जब k को 0 पुट करेंगे सो इट विल बिकम cos of 2 pi upon n plus 2। जब k 1 होगा सो इट विल बिकम cos of 4 pi upon n plus 2। जब k 2 होगा इट विल बिकम cos of
6 pi upon n plus 2 एंड सो हमने क्या किया, हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ को ऑल फॉर वी हैव एक्सपेंडेड। अभी थोड़ा इसे फर्दर देखते हैं कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो अगेन आई नीड स्पेस फॉर दैट, फिर से थोड़ा कर रहा हूँ। एंड अगर मैं कहूँ तो हमें अभी ये क्वेश्चन भी नहीं चाहिए, ठीक है, ऑलरेडी यू नो व्हाट इज द क्वेश्चन, सो मैं इससे भी लिख रहा हूँ सो दैट वी कैन गेट अ प्रॉपर स्पेस टू सॉल्व द क्वेश्चन। Okay, so finally I'm writing what we get is f of n becomes equals to n plus 1 times cos pi upon n plus 2 minus it becomes cos 3 pi upon n plus 2 plus cos 5 pi upon n plus 2 and so on, divided by n plus 1 times minus cos 2 pi upon n plus 2 cos 4 pi upon n plus 2 plus. So finally we are here after doing all the simplification, all the expansion, we reach to this point. अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे अगर देख सकते हो तो इन दोनों में तो ज़्यादा करने लायक कुछ भी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी दे आर एक्सपेंडेड, ठीक है, वो सिंप्लीफाइड हो चुके हैं। बट अगर मैं इन दोनों के बारे में बात करूँ वो था सीरीज। अगर आप यहाँ पे चेक कर रहे हो तो यहाँ पे 3 पाई है, यहाँ पे 5 पाई है, नेक्स्ट 7 पाई है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो तो एंगल्स आर इन AP. That means what is happening? Cos functions are getting added where angles are in AP. And we know that the solution of this series, if you guys remember, cos of alpha plus beta, cos of alpha plus 2 beta, and so on, cos of alpha plus n minus 1 into beta. And this series is equals to sine of n beta by 2 divided by sine beta by 2 into cos of a plus, or I can say alpha plus n minus 1 into beta by 2. Alpha plus n minus 1 into beta by 2. Is that visible? No. We are going to apply the same formula on these two series. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा सा। So Fn becomes, यहाँ से यहाँ पे Fn becomes obviously n plus 1 times cos of pi upon n plus 2 as it is. If in denominator if we talk about, it becomes n plus 1 as it is. Okay, अभी मैं सीरीज को एक्सपेंड कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर टाइम फॉर सेक ऑफ माय कन्वीनियंस मैं इसे रख देता हूँ ताकि मुझे एक प्रॉपर स्पेस मिल जाए, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे एक बात करूँ तो फर्स्टली टेल मी हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, n plus 1. How many terms are there? n plus 1. And how many terms are there? Even there also n plus 1. तो चलिए इसका फॉर्मूला मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से कंपेयर करके कर पाए। So अगर मैं यहाँ पे देखूँ, so we have done this method, this formula for n terms, and we have n plus 1 terms over there. That means wherever there is n, it will get replaced by n plus 1. चलिए मैं चेंज ऑफ से लिख रहा हूँ। तो अगर हम कंपेयर करें, what is the value of alpha over there? 3 pi upon n plus 2. And what is the value of beta? Beta is the increment. And the increment is
2 pi upon n plus 2 and I'm going to apply the formula, so it will become sin n की यहाँ क्या है बच्चे n plus 1 क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स ही आता है बीटा बाई 2 बीटा वाज 2 pi upon n plus 2 अपॉन 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, we will have only this divided by sin beta by sin again what was the beta 2 pi upon n plus 2 उसका हाफ क्या होगा pi upon n plus 2 into cos into alpha cos का इधर क्या है alpha alpha was 3 pi upon n plus 2 into n minus 1 यहाँ पे n minus 1 था, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स n plus 1 है, अगर हम n plus 1 से minus 1 करें so number it will stay as n into अब क्लियर होगा क्योंकि हम n टर्म्स है तो n minus 1 है, अब n plus 1 टर्म्स है तो हम 1 minus करेंगे so we'll get n over there into beta by 2 again. What was the value of beta by 2? It was pi upon n plus 2. So we have solved the series in the numerator, and likewise we are going to solve the series in the denominator. So quickly मैं लेता हूँ, ठीक है, आप लोग देख लीजिए and I hope आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा because सेम है। वर्क कितना है कि यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है 2 pi upon n plus 2 एंड बीटा की वैल्यू यहाँ पे भी सेम है, इंक्रीमेंट कितने का है 2 pi upon n plus 2 so it will become sin n plus 1 times pi upon n plus 2 divided by sin pi upon n plus 2 into cos of 2 pi upon n plus 2 plus n times pi upon n plus 2. सो आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। अगर हम नेक्स्ट बात करें सो वी रीच अप टू दिस पॉइंट एंड अब थोड़ा सा सोल्यूशन आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है, एक्सेप्ट दिस एक्सप्रेशन में बाकी सब कुछ रब कर रहा हूँ बिकॉज वी ऑलरेडी डिड विद दैट, हमें पता चल गया कि वो स्टेप कैसे हमें पास थ्रू करने हैं, ठीक है, तो मैं इसे रब कर रहा हूँ। चलिए अगर मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में कहते हूँ कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जस्ट पे अटेंशन, अलग से मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि हमारे पास क्या है साइन ऑफ n plus 1 into pi और आई कैन से n plus 1 by n plus 2 times pi। चलिए मैं इसके लिए आपको वर्क करके दिखाता हूँ। अगर यहाँ पर हल्का सा चेंज करूँ कैन वी डू दिस थिंग, अगर मैं यहाँ पर करूँ कि साइन ऑफ n plus 1 by n plus 2 मैं यहाँ पे प्लस 1 कर दूँ माइनस 1 बिकॉज इससे क्या होगा 1 plus 1 will make 2, we will get one same expression in the numerator। अब इसको अगर मैं इंडिविजुअली डिवाइड करूँगा, individually we will divide this, so n plus 2 divided by n plus 2 will be 1 minus 1 by n plus 2। अगर पाई को मल्टीप्लाई करेंगे so it will become पाई माइनस पाई अपॉन n प्लस। सो इससे हुआ क्या, we have converted a form to sin of 180 minus theta, and we know that sin 180 minus theta is equals to sin theta, so it will become sin pi upon n plus 2। So that means now with this reference we can write this numerator as sin of pi upon 2। तो चलिए जो हमने चेंज अभी देखा है इसे करते हैं। Let's see what happens. F of n will become equals to n plus 1 times cos of pi upon n plus 2 minus इसे क्या लिख सकते हैं sin of pi upon n plus 2, and in the denominator if you can see we do have same thing pi upon n plus 2। अब this same thing is divided by same thing, so we can cancel it out and it will become
1. That means from this reference what you get is जो ये वैल्यू थी ये क्या होगी 1 होगी, ठीक है। सो हमारे पास सिर्फ क्या रहेगा cos, so it will become cos, हम ऐसे भी ले लेते हैं 3 plus n upon n plus 2 pi. Likewise in the denominator अगर आप चेक करोगे so what we have is n plus 1 minus again अगर ये एक्सप्रेशन है कैंसिल आउट होकर 1 होगा, ये भी तो सेम एक्सप्रेशन है, ये भी कैंसिल आउट होकर कितना हो जाएगा 1 into यहाँ पे क्या हो जाएगा cos of and we can say n plus 2 upon n plus 2 times pi. आप लोग यहाँ पे ऐसे कर लीजिएगा and you will get the same thing that I am writing over there. Okay, so next what we are going to do, अगर आप चेक करोगे तो हम अगेन यहाँ पे थोड़ा प्ले करेंगे। यहाँ पे अगर आप चेक करो तो n by 2 will be cancel each other, so we left with cos pi and we know that the value of cos pi is minus 1. That means we get a simplified denominator. It was n plus 1 minus, और इसकी वैल्यू क्या आ गई cos pi is minus 1. And likewise अगर हम न्यूमरेटर में देखें we already have n plus 1 time cos of pi upon n plus 2. Again ये अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा स्प्लिट करो so can we write 3 as 2 plus 1. चलिए मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊँ, यहाँ पे अलग से करके दिखाऊँ, तो प्लीज पे अटेंशन है। अगर मैं बात करूँ we have cos of n plus 3 upon n plus 2 times pi. So we can write cos of n plus 2 plus 1 upon n plus 2 times pi. So we can write it to be as cos of, अगर इसको इससे डिवाइड करो it will become 1 plus 1 by n plus 2 times pi. Pi को मल्टीप्लाई करेंगे so it will become pi, it will become pi, and it become cos of 180 plus theta, cos of 180 plus theta, and cos 180 plus theta is equals to minus cos theta. That means it will become minus cos pi. That means here in this term we can write minus cos pi upon n plus. Sorry, I am mistaken one thing. It's not pi, it is n. So pi upon n plus 2. We get even more simplified form. Now here you can see minus minus will become plus, and also minus minus will become plus. अगर हम बात करें ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या सेम है, तो इनके कोएफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे, इट विल बिकम n plus 2 times cos of pi upon n plus 2. In the denominator we will get n plus 1 plus 1, यानी कि n plus 2. n plus 2 will cancel each other, and finally we get cos of pi upon n plus 2, which is nothing but our f. And this is the most simplified form of that expression. जो expression हमें दिया गया था हमने उसे थोड़ा modify किया, थोड़ा work किया, and we get the most simplified form. यहाँ पे समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, जब आप लोग करोगे तो easily हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। अभी हम अपनी options पे आते हैं कि now we have to check which of the options were true and which of the options were false. So अगर हम अपनी first option की बात करें, so just a minute. So first option was alpha is equals to tan cos inverse f6, and we have to prove alpha square plus 2 alpha minus 1 is equals to 0. Alpha क्या है हमारे पास, tan of cos inverse f of 6, and what we have to prove is that alpha square plus 2 alpha minus 1 is equals to 0. चलिए मैं सभी अब कर रहा हूँ, and we know that our fn becomes this is our fn. Okay, now अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो alpha will be equals to tan of cos inverse
6 यानी कि n को किससे रिप्लेस करना है 6 से एंड इट विल कम cos ऑफ पाई बाय 8। अगर मैं इसे थोड़ा फर्दर सॉल्व करूं सो cos इनवर्स will cancel once है ना and it will come pi by 8 cos tan pi by 8 and pi by 8 is the angle which is 22 and a half degree and we do have a formula that is tan 2 theta is equals to 2 tan theta upon 1 minus tan square theta and अगर यहाँ पे हम बात करें सो मैं थीटा को pi by 8 लेके चल रहा हूँ pi by 8 because that was the value of alpha and pi by 8 का डबल यहाँ पे कितना हो जाएगा pi by 4 and tan pi by 4 is 1 so it becomes 1 is equals to 2 alpha upon 1 minus alpha square cross multiply 1 minus alpha square is equals to 2 alpha अगर मैं सभी चीजों को राइट पे ले जाऊँ तो 0 will become equals to 2 alpha plus alpha square minus 1 and we got the same method that means A option is correct that means A option is correct चलिए हम सेकंड ऑप्शन को वर्क करते हैं सेकंड ऑप्शन इज f of 4 is equals to root 3 by 2 f of 4 is equals to root 3 by 2 so f of 4 means in the function I have to replace n by 4 so it will become cos of pi by 6 and we know that cos pi by 6 is nothing but root 3 by 2 that means B option is also true because we got the same result so B option is also true चलिए थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं C option is sin 7 cos inverse f5 sin 7 cos inverse f5 चलिए थोड़ा ऐसे सॉल्व करके देखते हैं it will become sin 7 cos inverse f5 कितना होगा बच्चों and from 5 से रिप्लेस कर देंगे so it will become cos pi by 7 अगर इसको थोड़ा सा मूव आउट करें तो sin 7 कैंसिल it will be pi by 7 7 से 7 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा so we get sin pi तो sin pi की वैल्यू आता है 0 एंड उन्होंने थर्ड ऑप्शन में दिया भी क्या है 0 दैट मींस थर्ड ऑप्शन भी हमारी सही होगी सो थर्ड इज आल्सो ट्रू सो दैट मींस टिल नाउ A is true B is true C is true एंड लेट्स चेक द लास्ट वन अगर हम लास्ट वन की बात करें तो दे पुट अप द लिमिट ऑन fn में आपने उन्होंने एक लिमिट लगाई है दैट इज n is approaches to infinity यानी कि लिमिट n approaches to infinity फंक्शन क्या था हमारा cos of pi upon n plus 2 अगर हम फर्दर टाइम लिमिट को पुट करें so it will become cos of pi upon infinity which will become cos of 0 degree and cos of 0 degree is 1 but they have given me that it is 1 by 2 which is wrong option that means out of A B C D A is right B is right C is right and D is wrong so your answer is A B C and D that means we get the final answer I hope this solution have cleared your doubt regarding this question let us talk about the second question okay so what we have in the second question we are given with the 6 different matrices P1, P2, P3, P4, P5 and P6 and we are given with sum x which is equals to summation of Pk then into a matrix into Pkt where Pkt represents the transpose of the matrix and K starts from 1 goes to 6 that means we have 6 terms over there then which of the following options are correct in the following options again we have to tell कि कौन सी सही है कौन सी गलत है that means we can have more than one options correct
चलिए स्टार्ट करते हैं. Okay, so what we have is we have 6 matrices and we are given with x is equals to summation k starts from 1 to 6, and we do have pk, then a matrix 2 1 3 1 0 2 and 3 2 1. Then transpose of that matrix, that is PKT. And according to the first option, what we do have to do, we have to check whether X is a symmetric matrix or not. We have to check whether this is a symmetric matrix or not. अगर मैं थोड़ा सा इसे expand करूँ, we can say X is equals to P1. इस मैट्रिक्स को मैं एक नाम दे रहा हूँ, that is A matrix. So P1 A P1 T. So what does it mean? P1 into A into P1 का ट्रांसफर. चलिए मैं सीक्वेंस में लिख रहा हूँ बाकी ये P2 A P2 T, P3 A P3 T, P4 A P4 T plus P5 A P5 T plus P6 A P6 T. And we know that if we are doing the transpose, if X equals to A plus B, and we are doing the transpose of this, we can write it as A transpose plus B transpose. First thing. Second, we know that for symmetric matrix, the transpose of X should be equals to X. Then we can call it as symmetric matrix. So what we are going to do, to just check it out whether it is symmetric or not, we will take the transpose. That means we are taking the transpose of P1A P1T. We are taking the transpose of P2A P2T. We are taking the transpose of P3A P3T. We are taking the transpose of P4A P4T. Likewise, we are taking the transpose of P6A P6A. Now, when we are taking the transpose of matrices which are in product form, and we know that we use the reverse method. What is the reverse method? That is, we are taking the ABC transpose. We always write in the reverse format, that is C transpose into B transpose into A transpose. And same method I am going to apply over there. So X of T will become equals to, okay, reverse order. Firstly हम इसका ट्रांसपोज करेंगे. But we know that A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? That means ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज करें तो वो ट्रांसपोज का जो इम्पैक्ट है वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है. So we are taking the first X transpose, it will become P1, here A transpose, here P1 transpose, plus likewise P2 A transpose P2 transpose, reverse order here. Likewise P3 A transpose P3 transpose. I hope यहाँ तक आपको क्लियर होगा. And likewise we will write transpose of other as well. It will be P4 A transpose P4 transpose plus P5 A transpose P5 transpose plus P6 A transpose P6 transpose. Okay, we have taken the transpose till this point. Now, if you can see, let me get some space over there. Okay, I'm going to put this as well so that you can come to know that we reach to this point. We reach up to this point. Okay. Now, if you can see the A matrix is there. If you can check it out, if we take the transpose of A, it will become 2 1 3 1 0 2 3 2 1. We have converted rows to the columns, and we got the same matrix, that is equals to A.
That means A itself a symmetric matrix. So A transpose becomes equals to A. So अगर हम इसे further carry on करें, so what going to happen? E1 A ट्रांसफर को हम क्या लिख सकते हैं? A E1 T, P2 A P2 T, so on सभी के सभी P6 A P6 T. That means यहाँ से हमने स्टार्ट किया था वही हमें मिल गया. So x भी वही था, x का ट्रांसपोज भी वही है, so we get x transpose equals to x. That means x is a symmetric matrix. X is a symmetric matrix. So is that clear or not? I hope आप लोगों को ये clear होगा. अब हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की. So what was the second option? So our first option is true. Second is sum of the diagonal entries of x is 18. Sum of the diagonal entries of x is 18. चलिए थोड़ा इस पे वर्क करते हैं. So हमें बेसिकली ट्रेस निकालना है सभी का, कि सभी का ट्रेस क्या होगा x. थोड़ा सा मैं इस पे इम्प्लीमेंटेशन करता हूँ. k is equals to 1 to 6 p k हमें इसे क्या नाम दिया था a p k t. अच्छा चलिए मैं बात करूँ अगर हमें इसका ट्रेस निकालना है, ट्रेस ऑफ x, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, तो जितनी भी मैट्रिसेस एडिशन में है हमें सभी का ट्रेस निकाल के ऐड करना होगा. दैट मीन्स फाइनली आई एम गोइंग टू फाइंड द ट्रेस ऑफ ऑल दीज matrices. And one thing we know that a property that trace of AB is equals to trace of BA. Yes or no? AB का ट्रेस इक्वल्स टू BA का ट्रेस क्या होता है? मतलब प्रोडक्ट में ट्रेस चाहे A into B करके निकालो चाहे B into A निकालो, we will get the same thing. So मैं यहाँ पे थोड़ा सा गेम डाल रहा हूँ कि मैं इसे एज अ सिंगल लेके चल रहा हूँ, इसे second. So that means trace of x will be equals to summation k equals to 1 to 6, and it will be equals to trace of pk को आगे लिख रहा हूँ, इसको बाद में लिख रहा हूँ. चेक कीजिए मैंने क्या किया, थोड़ा सा अच्छे से. तो मैंने इसे फर्स्ट मैट्रिक्स इसे सेकंड माना था, मैंने सेकंड को आगे लिख दिया, फर्स्ट को पीछे लिख दिया. एंड वी नो दैट कोई डिफरेंस नहीं आने वाला हमारे ट्रेस में, चाहे हम सेकंड को आगे लिख दें फर्स्ट को पीछे लिख दें. अभी अगर आप P1 P2 P3 P4 पे ध्यान दो तो हर एक मैट्रिक्स में एक स्पेशलिटी है, दैट इज P1 को अगर P1 के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करूंगा आई एम गोना गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अब चेक कीजिए जो भी 6 मैट्रिक्स है, लाइकवाइज P2 into P2T ये क्या होगा. तो ऑल द 6 मैट्रिसेस जो हमें गिवन है उसमें एक प्रॉपर्टी बहुत स्टेबली लग रही है. व्हाट इज दैट? कि अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आई एम गेटिंग आइडेंटिटी. दैट मीन्स इन जनरल व्हाट कैन आई से कि अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं आई एम गोना गेट आइडेंटिटी, बिकॉज फॉर ऑल मैट्रिसेस सेम थिंग इज गेटिंग अप्लाइड. सो दिस बिकम्स आइडेंटिटी. And we know that summation k is equals to 1 to 6 trace of A. So A का ट्रेस निकाल लो, उसको 6 times ऐड करो. That means what is the trace of A? चेक करें थोड़ा सा यहाँ पे निकालो. Come on, check it out. So what is the trace of A? Trace of A is the sum of diagonal elements 2 plus 0 plus 1, that is 3. So that means this becomes equals to k is equals to 1 to 6 of 3, which is equals to 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3, which becomes equals to 80. So that means the trace of x is 80. And in the option they had given us that sum of diagonal elements, which is nothing but trace, is 18, and we also get 18. That means B option is also true. So what we get is A is true, B is true. So let us talk about the C option.
And before going to C, let us talk about the D option. तो फिर हम D को चेक करेंगे, हम D से C का सॉल्यूशन डन करेंगे। सो अगर मैं D को देखूं तो D में क्या है कि x 1 1 1 is equals to alpha 1 1 1, x 1 1 1 is equals to alpha 1 1 1। चलिए इसे एक नाम दे लीजिए, जैसे इट इज B मैट्रिक्स। सो अगर B 1 1 1 मैट्रिक्स है, सो व्हाट आई एम सेइंग x into B is equals to alpha into B। तो B is 1 1 मैट्रिक्स। ओके, जब मैं x को B से मल्टीप्लाई करूंगा तो x जिन भी मैट्रिक्स का सम है, हर एक मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई होगी B से। दैट मीन्स xb will be equals to P1 A P1 transpose into B, P1 A into P1 transpose B, and likewise so on P2 A into P2 transpose B, and so on up to P6 A P6 transpose into B। Is that clear? No. अगर आप चेक करें तो चलिए मैं आपको शो कर देता हूँ यहाँ पे कि मेरे पास मैं एक जनरल मैट्रिक्स के लिए करता हूँ। P1 मुझे क्या गिवन है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर इसको मैं B से मल्टीप्लाई करता हूँ यानी कि 1 1 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1, so that means I'm getting B. Not for only P1, अगर मैं P2 की बात करूँ, P2 is 1 0 0 0 0 1 0 1 0, it is P2। अगर P2 को भी B से मल्टीप्लाई करते हैं मुझे, so it will be first row first column 1, second row first column 1, third row first column 1, so I'm getting B itself। That means for all matrices we know that we come to know that xb becomes P1 A B plus P2 A B and so on P6 A B, क्योंकि in all matrices this is equals to B। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो ए बी को बाहर ही कॉमन निकाल देते हैं, सो इट बिकम P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू P6 टाइम्स B। इज दैट और नॉट? नाउ अगर आप मैट्रिसेस जो गिवन है उनको ऐड करें जो कि आपको क्वेश्चंस में दिख रही है, सो देयर सम विल बिकम, जस्ट अ मिनट आई विल शो यू, they're all sum। अगर मैं all 6 matrices ऐड कर रहा हूँ here, so I'm getting 2 at each position। अब चेक कीजिए all 6 matrices को अगर ऐड करोगे, so what you are getting is 2 2 2 2 2 2 2 2 on every position। आपके पास matrices है, आप ऐड करके देखना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को फर्स्ट वाले से, सेकंड को सेकंड वाले से, you are getting this। ओके, यहाँ पे मैंने मिस किया है, तो अगर मैं यहाँ पे कॉमन निकालूँ तो ए भी लिखा जाएगा। ओके, अगर मैं ए एंड बी को अलग से मल्टीप्लाई करूँ, व्हाट इज ए 2 1 3 1 0 2 3 2 1, व्हाट इज बी 1 1 1। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व भी कर दूँ तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 1 2 1 1 6, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 6, यानी कि दिस इज इक्वल टू 6 3 6। एंड अगर मैं इसे फर्दर सॉल्व करूं तो हमें क्या मिलने वाला है, xb is equals to first row first column, so it will be 6 to 12 3 to 6 6 to 12 यानी कि 30 30 30 30 30 30। That means
अगर मैं इसे इस टर्म में लिखना चाहूँ तो आई कैन से इट इज कॉमन इनसाइड क्या होगा 1 1 1 दैट मीन x into b is equals to 30 into 1 1 1 एंड अगर यहाँ पे b की वैल्यू पुट करूँ तो 1 1 1 तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा कितना आ गया 30 आ गया एंड ऑप्शन में भी हमने अल्फा क्या दिया बच्चे 30 दैट मीन्स डी ऑप्शन इज ऑल्सो ट्रू we are getting the value of alpha to be 30. Is that clear? Now next if we are moving to the C option, just check it out. What is there? X minus 30i is an invertible matrix. Is an invertible matrix. चलिए तो मुझे पता है कि x भी किसके इक्वल हो गया 30b. अगर मैं लेफ्ट पे जाऊँ तो xb minus 30b becomes equals to O matrix 0 matrix. अगर मैं b को कॉमन करूँ x minus 30i into b becomes 0 matrix. So that means from here we get x minus 30i is equals to 0 and that's why this is becoming equals to 0. We can say 0. This is not 1, this is 0. So we can say this is non-invertible. This is non-invertible. That means the C option is wrong. So out of 4 options, first is true, second is true, D is true, but third option is wrong. I hope this solve your doubt regarding this question. चलिए अब हम वर्क करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन पे वर्क करते हैं. Clear this firstly. So our third question is, let the circles C1 x square plus y square is equals to 9 and C2 x minus 3 whole square plus y minus 4 whole square is equals to 16 intersect at the point of x and y. That means we are given with two circles जो कि एक दूसरे को intersect कर रहे हैं at point x and y. Suppose that another circle C3 x minus h whole square plus y minus k whole square equals to r square satisfy the following condition. That means दो सर्कल के बाद एक और सर्कल दिया गया है जो कि following conditions को follow करता है. First is center of C3 is collinear with centers of C1 and C2. That means तीनों circles के centers collinear है, same line. Second, C1 C2 both lie inside C3. That means the first two circles है they are completely lying inside the third one circle. Third, C3 touches C1 at M and C2 at M. जो third circle है वो first two को touch कर रहा है एक point M पे एक point M पे. M पे किसको कर रहा है C1 को, N पे किसको कर रहा है C2 को. So this is the things about third circle. उसके बाद जब बात करेंगे let the line through x and y intersect C3 at Z and W. अभी यहाँ पे पहले दो सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे थे x and y पे, वहाँ से एक लाइन क्रॉस की है जो थर्ड सर्कल को Z and W पे इंटरसेक्ट कर रही है. Let the common tangent of C1 and C3 be a tangent to a parabola x is equals to 8 alpha y. That means C1 और C3 का जो common tangent है that is tangent to another curve that is parabola which is x square is equals to 8 alpha y. There are some expressions given in the list 1 and whose values are given in the list 2. So हमारे पास list दी गई है 2, लेफ्ट पे कुछ expressions है, राइट पे उनकी values है. We have to check which one matches which other. And finally what we have to do, which of the following is the only incorrect combination. नीचे कुछ combination दिए गए हैं like third का R से, fourth का S से, 1 का B से, 4 का U से. तो हमें उनमें से बताना है which one is incorrect. Is that clear or not? अगर आप ऑप्शंस में से देखें तो एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि one thing is sure कि जो आंसर होगा B और D से होने के चांसेस 99% है. रीजन बीइंग अगर B एंड D की बात करूँ तो B में फोर्थ को S से मैच किया है, D में फोर्थ को U से मैच किया है. अभी एक सिंगल एक्सप्रेशन दो वैल्यू से मैच कर रहा है विच इज़ नॉट पॉसिबल. तो यानी कि एक राइट होगी एक क्या होगी रॉन्ग होगी. तो यहाँ पे आप अपना टेक्ट भी लगा सकते हो कि 50% वी ऑलरेडी गॉट फर्स्ट एंड
थर्ड ऑप्शन राइट हो सकती है, ठीक है, बट ऑब्वियस है जो रॉन्ग होगी वो बी और डी से। अंडरस्टूड? चलिए इस पर वर्क करते हैं। अब इसमें थ्योरी क्या रहेगी, आपको सर्कल्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि सर्कल में कोड की लेंथ कैसे निकालते हैं, आपको पता होना चाहिए कि सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, अगर इक्वेशन पता है तो उसमें सेंटर कैसे फाइंड करना है, रेडियस कैसे फाइंड करना है, आपको पता होना चाहिए हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, आपको पता होना चाहिए हाउ टू फाइंड द कॉमन टेंजेंट टू टू सर्कल्स, आपको पता होना चाहिए हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू अ पैराबोला। यानी कि छोटे कंसेप्ट मिलकर एक बड़ा कंसेप्ट बना रहे हैं, एक बड़ा क्वेश्चन बना रहे हैं। चलिए बात करते हैं, साथ साथ मैं बताता हूँ। हाँ, एक और भी लगेगा इसमें, हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्लियर, जो कि स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट है। चलिए इस पर वर्क करते हैं। I'm given with two circles. First is x square plus y square is equals to I think 9. X square plus y square is equals to 9. So अगर मैं इसको स्टैंडर्ड से मैच करूँ तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल यहाँ पे x माइनस एच स्क्वायर y माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यहाँ पे h एंड k क्या होता है, सेंटर, एंड r क्या होता है, रेडियस। आई होप आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, तो चलिए मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ वापस से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो वी गॉट एच टू बी 0, के टू बी 0 एंड आर टू बी 3। दैट मीन्स दिस इज द सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस 3 0। ठीक है। The second circle is, if you can see, the equation is just a minute. X minus 3 square plus y minus 4 square is equals to 6. That means this is a circle with the center 3 and 4 and radius to be 4. अगर मैं बात करूँ ये 3 होगा, ठीक है, कुछ जजमेंट से 4 होगा, तो यहाँ पे कुछ सर्कल ऐसे जाएगा कि थोड़ा बड़ा हो गया। चलिए थोड़ा सिमेट्रिकली बनाते तब थोड़ा अच्छा भी लगे कि हाँ प्रॉपर हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज, ठीक है। अभी एक सर्कल है C3 जिसका नाम मुझे सेंटर पता है, एच के सेंटर गिवन टू मी, आर इज रेडियस गिवन टू मी, वो इन दोनों को इनक्लोज कर रहा है और दोनों को टच कर रहा है। तो अगर मैं देखूँ तो फॉर्मेशन उसकी होगी कैसे, सो इट विल बी समथिंग लाइक सर्कल होगा, ठीक है, जिसका सेंटर डायरेक्ट नहीं होगा, ठीक है। लेट्स से दिस इज द सेंटर फ्रॉम दैट, मैं भी जस्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं कहूँ हम ड्रॉ दिस, सो दिस इज द सेंटर ऑफ C2, तो चलिए इसे मैं नाम भी C2 दे रहा हूँ। दिस इज सेंटर ऑफ C1, चलिए इसे O नाम दे देते हैं, वैसे C1 भी लिख सकते हैं बट वो फॉर ओरिजिन यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। जो इसका सेंटर होगा उसे हम नाम देंगे लेट्स से C, इसे भी आप C2 की वजह से C डैश करें, ठीक है, उसको हम नाम देंगे C, कहीं ना कहीं होगा। चलिए अब हम देखते हैं। अभी अगर मैं इस सर्कल की बात करूँ कंप्लीटली, तो क्योंकि हमारे तीनों सर्कल के जो सेंटर होंगे, फॉर दैट मैं उसका सेंटर से अज्यूम कर रहा हूँ, हम इसे मार्क करेंगे अच्छे से कि लेट्स से यहाँ पे उसका सेंटर है और ये तीनों के तीनों सेंटर क्या है, कोलिनियर है। अब ये जो लाइन है वो बिगर सर्कल के सेंटर से पास कर रही है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगी, डायमीटर। अगर ये डायमीटर है तो इसकी कंप्लीट लेंथ क्या होगी, 2r। If r is the radius of the circle, if r is the radius of the circle, that one, ठीक है, तो कंप्लीट लेंथ कितनी होगी डायमीटर की, 2r। अभी अगर मैं इस सर्कल को थोड़ा सा प्रॉपर्ली देखूँ, चलिए मैं इसके ही वैल्यू निकालता हूँ। अभी थोड़ा पॉइंट्स लिख लूँ, ये यहाँ पे n पे टच कर रहा है, यहाँ पे कहाँ टच कर रहा है n, तो थोड़ा प्रॉपर्ली देख के लिख लीजिए। यहाँ पे n पे टच कर रहा है और C2 को n पे टच कर रहा है, ये आपस में यहाँ पे x पे कट कर रहे हैं, यहाँ पे y पे कट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है देखेंगे, ठीक है। अभी अगर मैं बात करूँ, यू कैन चेक इट आउट,
ये जो 2 है ना, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ OM प्लस OC डैश प्लस C डैश, ये 3 का कॉम्बिनेशन है, OM OC डैश और C डैश है, जिसमें से अगर मैं बात करूँ OM इज द रेडियस, C डैश M इज द रेडियस, and C डैश की जो वैल्यू है दैट इज द सेंटर व्हिच इज नथिंग बट वी नो दैट इट इज 3 and 4, C डैश की हमारा 3 and 4 है, तो आई नो OM इज 3, आई नो C डैश N इज 4, OC डैश हम यहाँ से निकाल लेंगे, O 0 0 है, ये 3 4 है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, OC डैश का इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दैट कम्स आउट टू बी 5, सो OC डैश की निकल आएगी, बच्चे हमारे पास 5, दैट मींस 2r becomes equals to 12 and r becomes equals to 6, so that means जो बिगर सर्कल है उसका रेडियस कितना आ गया हमारे पास 6 आ गया, एंड उसका डायमीटर कितना आ गया 12 आ गया। ओके, चलिए थोड़ा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो वी फाउंड रेडियस एंड डायमीटर। अभी हमें सबसे पहले अगर हम लिस्ट को देखेंगे, हमें लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दी गई है। लिस्ट 1 में वी हैव टू फाइंड 2h plus k, that is our first expression. That means what we have to find the value of 2h plus k, where h and k is the center of bigger circle, that is C3. So that means यहाँ पे मेरा टारगेट क्या होगा कि पहले मैं इस C3 का सेंटर निकालूं, बिकॉज वो मुझे रिक्वायर्ड है क्योंकि रेडियस ऑलरेडी मुझे आ चुका है। सो अभी हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से बताऊं तो वी कैन सी दैट MN लाइन इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ C1, सेंटर ऑफ C2, सेंटर ऑफ C3, because all three centers are collinear. If it is passing through the center of all circles, that means it is acting like a diameter to all the circles. That means M to this, it's a diameter. This point to this point, this is the diameter of C2, and the complete length is the diameter of C3. चलिए तो कुछ naming कर रहा हूँ. So this will call it as point P. ठीक है, नीचे point O है. अगर मैं बात करूँ, अभी ये C1 सर्कल था, इसका रेडियस कितना था 3 था, और डायमीटर कितना होगा 6 होगा। That means M to this point to this point is the diameter of C1, जिसकी लेंथ क्या है 6 है, and we know that कि जो बिगर सर्कल है उसका रेडियस कितना है 6 है। It means अगर उसका रेडियस 6 है, इसका डायमीटर 6 है, तो यो इस कंप्लीट बिगर सर्कल का सेंटर होगा, दैट विल बी दिस पॉइंट, अ पॉइंट ऑन द कर्व C1। C1 कर्व पे एक पॉइंट होगा जो कि C3 के लिए एज अ सेंटर एक्ट करेगा। रीजन सिंपल, क्योंकि उसका रेडियस 6 था, इसका डायमीटर 6 है, दैट मींस दिस लेंथ इज 6। इज दैट क्लियर और नॉट? So this is your center HK. अभी अगर मैं बात करूँ, we know MN है, we know there are 3 points O, C and C dash on the same line. So can we find the equation of the line for the diagram? Yes, we can. How? We know that y minus y1 is equal to m times x minus x1. अगर मैं 2 पॉइंट्स यूज करूं, पॉइंट O एंड पॉइंट C dash, पॉइंट O एंड पॉइंट C dash, then we can say y minus 0 is equal to m. m is 4 minus 0 upon 3 minus 0 x minus 0. This is y2 minus y1 upon x2 minus x1, the method to find the slope from straight line, and y is equal to 4 by 3 times x. Y is equal to 4 by 3 times x. Now because C point is also lying on the same line, तो वो point इसे क्या करेगा, satisfy करेगा।
That means can I have some more space? चलिए मैं सर्व कर रहा हूँ अभी. Because C point is lying on the same line, so वो इसे satisfy करने वाला है. That means from here we can say K is equals to 4 by 3 times H. That means now the center is little bit more modified. We can write the center to be H 4 by 3 times H. H 4 by 3 times H. Is that clear or not? अभी हमें H की वैल्यू निकालनी है. Come on. यहाँ तक सब कुछ क्लियर है. अब तक हमने क्या किया है? We have drawn the diagrams, we have drawn all the things except one thing that I will draw little later. उसके बाद हमने यहाँ कंप्लीट बिगर सर्कल का रेडियस निकाल लिया. अब हम उसके किस पे वर्क कर रहे हैं? सेंटर पर वर्क कर रहे हैं. उसके लिए हमने mn की क्या निकाल लिया है? इक्वेशन निकाल लिया. ठीक है. थोड़ा चीज़ों को मैनर में लिख देता हूँ. एंड वी नो द इक्वेशन ऑफ mn. इक्वेशन ऑफ mn क्या है बच्चे? y इक्वल्स टू 4 by 3 टाइम्स x. शायद कहीं मुझे जरूरत पड़ी तब मुझे लिख लिया. अभी मैं कहूँगा कि O and C, OC किसके इक्वल है? This is the radius of C1 which is equals to P. अभी मुझे O की कोऑर्डिनेट्स पता है. O की कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0 and 0. C के कोऑर्डिनेट्स क्या है? HY and 4 by 3. तो मैं दोनों में डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाकर OC निकाल सकता हूँ. That means OC will become H square plus 4 by 3 H का whole square का root. That is equals to 3. That is equals to 3. क्योंकि h minus 0 is h. 4 by 3 h minus 0 is 4 by 3 h. चलिए इसे सॉल्व करें थोड़ा सा. अगर इसे सॉल्व करें so it will become h square plus 16 by 9 h square. अगर मैं दोनों स्केयर कर दूं इधर से स्केयर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा. इधर क्या रहेगा? 9. ठीक है. अगर आपने रूट रखना है तो कोई इशू नहीं है. चलिए ऐसे भी मूव ऑन करते हैं. अगर मैं इसे फर्दर सॉल्व करूं आई एम गोइंग टू गेट इज 25 by 9 h square is equals to 3 after doing the LCM. ठीक है. And later on let's take it out. It will become 5 by 3h is equals to 3 where h becomes 9.5. So that means what we got is we got the value of h. h becomes 9.5. अगर मैं h की वैल्यू पता चल गई. अभी we know that k is equals to 4 by 3 times h. चलिए मैं इसको h को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ and it will become 4 by 3 times 9.5 1 3 which becomes 12.5. So मैंने k की वैल्यू क्या ली? 12.5. So we got the center as well for the bigger circle. So we do have the bigger circle C3 with center 9.5 and 12.5 and the with radius 6 units. Is that clear or not? So I hope आप लोगों को यहाँ तक बिल्कुल clear होगा. So now we can answer a first question for our. We can find the value of our first expression, and that is 2h plus k. That is 2h plus k. So 2h plus k will be equals to 2 times h. What is the value of h? 9.5 plus what is the value of k? 12.5. 18.5 plus 12.5 which will become 30.5 and cancel each out. We got 6. So that means the value for first expression is 6. चलिए हम अपनी second list में check करते हैं. Which one is the 6? So that is P. It means first matches with P. So I got the first answer. That in list your first option is matching with P because its value is coming out to be 6. Is that clear? चलिए हम next पे चलते हैं. Second क्या है हमारा in the same list. Second expression है length of ZW
की रेशियो विद लेंथ ऑफ एक्स। हमने ये वाली रेशियो क्या है फाइंड आउट कर लिया, द लेंथ ऑफ जेड डब्ल्यू विद द लेंथ ऑफ एक्स। चलिए अभी इसके लिए हमें पहले जेड डब्ल्यू लाइन को ड्रॉ करना होगा। तो मैं वापस क्वेश्चन में थोड़ा सा आ जाता हूँ। अगर हम देखें यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए गए हैं ना, कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, उसके नीचे लिखा है ना, लेट द लाइन थ्रू एक्स वाई इंटरसेक्ट द C3 at Z and W। दैट मीन्स अगर मैं इन दोनों के पासिंग में से एक लाइन पास करूं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट में से लाइन पास करूं, तो इट इज मीटिंग इट एज Z and W। यहाँ पे Z पे कट कर रहा है, यहाँ पे W पे कट कर रहा है, और हमें क्या करना है, we have to find the length of ZW to the length of X। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, we will use the concept of finding the length of chord, तो वो यहाँ पे लगेगा। चलिए इससे कैसे लगेगा, अगर मैं बात करूँ एक्स वाई, एक्स वाई, so xy is acting as a chord to this circle, yes sir, it is acting as a chord to this circle which is C1, this is acting as a chord to this circle। अगर हमें chord पता है and we know that कि अगर एक सर्कल में हमें chord फाइंड आउट करना हो तो हमें क्या चाहिए होता है, रेडियस एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर हमें रेडियस पता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, हम इस लेंथ को निकाल लेते हैं, इसको डबल करेंगे तो हमें किसकी लेंथ मिल जाएगी, कोड की। सो सेम वी आर गोइंग टू डू ओवर देयर। हमें C1 की बात करूं तो C1 में रेडियस कितना है, 3 यूनिट्स। C1 में रेडियस कितना है, 3 यूनिट्स। दैट मींस वन पैरामीटर वी नो, वी हैव टू फाइंड द सेकंड पैरामीटर। दैट मींस वी हैव टू फाइंड द, let's say this point is Q, ठीक है, we have to find the OP, we have to find the OP। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो जैसे स्टार्टिंग में मैंने फिर कहा था कि हम यहाँ पे एक कंसेप्ट यूज करेंगे, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन विच इज अ कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस। सो अभी देखिए कि ये एक लाइन है, ये एक पॉइंट है, ठीक है। अभी हमें इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है इस लाइन से। ऑब्वियसली वी नो दैट कि जो परपेंडिकुलर होगा वो ऑब्वियसली कितने डिग्री पे होगा, 90 डिग्री, एंड इट इज आल्सो गोइंग एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। दैट मींस नाउ आई हैव टू अप्लाई द फार्मूला डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। पर उसके लिए हमें क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ लाइन। सो माय फर्स्ट पर्पस इज आई हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, एंड दिस लाइन इज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। This line is formed by the intersection of two circles C1 and C2. And I hope you guys know this thing कि जब भी दो सर्कल्स इंटरसेक्ट करते हैं तो उनकी लाइन की इक्वेशन कैसे निकलती है, we just keep first circle is equals to second circle, we just keep first circle is equals to second circle। That means x square plus y square minus 9 is equals to x minus 3 square y minus 4 square minus 16, ठीक है। That means x square plus y square minus 9 is equals to x square plus 9 minus 6x y square plus 16 minus 8y minus 16। अभी अगर हम बात करें लेफ्ट और राइट से, x square क्या हो जाएगा, कैंसिल, y square क्या हो जाएगा, कैंसिल, and on the right side 16 से 16 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, and finally what to get is minus 9 is equals to 9 minus 6x minus 8y। That means 6x plus 8y is equals to 9, and finally what to get is 3x plus 4y, sorry 9 plus 9 18 हो जाएगा, 9 plus 9 18 is equals to।
So this is the equation of line. We can say xy, we can say zw because both are same lines. Now what I have to find? मैंने क्या फाइंड करना था जब मैंने इक्वेशन निकाली? I have to find the perpendicular distance OQ. So OQ क्या होगा? बड़ा सिंपल प्रोसेस है. लाइन को लेफ्ट पे ले एंड पॉइंट क्या है? O है. O पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0. तो डिस्टेंस क्या होगा? We'll put the point in the curve expression 3 into 0 plus 4 into 0 minus 9 divided by x and y के स्केयर कोएफिशिएंट्स के स्केयर के सम का रूट. तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? हम इस एक्सप्रेशन में पॉइंट को पुट कर देते हैं, डिवाइड करते हैं x एंड y के जो कोएफिशिएंट है उनका स्केयर करके सम करके उसके स्केयर रूट से. और यहाँ पर हम नोट रखते हैं बिकॉज डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव. तो 0 हो गया -9 का मॉड हो जाएगा 9/5. दैट मींस वी गॉट दिस लेंथ, दिस पर्टिकुलर लेंथ टू बी 9/5. थिंग इज क्लियर? वी गॉट दिस. चलिए मैं इसे भी लिख रहा हूँ थोड़ा सा. मैं रिसोर्सेज को साइड पे लिख रहा हूँ क्योंकि फर्दर हमें कहीं भी यूज करने पड़ सकते हैं. ठीक है. This is equation of Mn, this is the equation of Zw and so on. And also we got OQ. अगर यहाँ पे लिख दूँ OQ is equal to 9/5. You also got the OQ to be 9/5. चलिए आपको ऊपर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो यहाँ पे लिखूँ OQ is equal to 9/5. Now I have to find the length of this xy which is acting as a chord to C1. And we know that मैंने अभी बताया था क्या होगा जब एक सर्कल में chord की लेंथ निकालनी है. मुझे परपेंडिकुलर दिया गया है. ठीक है. मुझे रेडियस पता है तो पाइथागोरस लगा के हम इससे निकालेंगे उसको क्या कर देंगे डबल. दैट मींस डायरेक्टली मैं यहाँ पे सम करने वाला हूँ. सो xy की लेंथ क्या होगी? इट विल बी 3 square because radius is 3 minus this distance 9/5 square का स्क्वायर रूट क्योंकि डबल करनी है into 2. That means 2 times 9 minus 81/25. That means चलिए मैं इनको लिखता हूँ थोड़ा ध्यान देंगे. 2 times we can take 9 common, it will be as 3 outside. In root we got 1 minus 9/25. ठीक है. Which further is going to be 6 into 4/5 which is 24/5. So we got length of xy that is 24/5. That is 24/5. I think process आपको clear होगा. ठीक है. लेंथ ऑफ कॉर्ड निकाली और कुछ भी नहीं किया. ठीक है. सेकेंड इससे कैलकुलेशन. सो वी गॉट इट टू बी यहाँ पे 24/5. एंड सिमिलरली वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ ZW. अगर हम ZW की बात करें इट इज एक्टिंग एज अ कॉर्ड टू द बिगेस्ट सर्कल. सबसे बड़े सर्कल की कॉर्ड एक्ट कर रही है. ठीक है. तो अगेन बड़े सर्कल का रेडियस हमें पता है. रेडियस कितना है? 6 है. तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है यानी कि लाइन का डिस्टेंस फ्रॉम C. एंड C क्या है हमारे पास? दिस वन. तो हम सेम मेथड अप्लाई करेंगे. वी हैव टू फाइंड Q डिस्टेंस फ्रॉम C और C डिस्टेंस फ्रॉम Q. इक्वेशन हमारे पास सेम रहेगी क्योंकि लाइन वही है. सो इट इज 3 into x की वैल्यू हम पुट करेंगे 9/5 प्लस 4 into y की वैल्यू हम पुट करेंगे 12/5 माइनस 9 का मॉड डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर के सम का रूट which will be अगर मैं इसे फर्दर कैलकुलेट कर दूँ सो 9 3 27 9 3 27/5 plus 48/5
फाइनली कैलकुलेट कर दूँ तो 30 upon 5 which will become 30 upon 25 6 5 6.5. That means we got the length of CQ to be 6/5. चलिए यहाँ पर मैं इसे लिख देता हूँ CQ is 6/5. Okay. So finally again what we have to do is, this is not a final ultimate motive. हमारा ultimate motive क्या है? To find the length of ZW. Again हम previous method लगाएंगे कि ZW की length क्या होगी? It will be 6 square minus 6/5 का whole square का root into 2, which will be 2 times. अगर हम 6 square को कॉमन निकालें 6 बाहर आएगा तो इनसाइड क्या रहेगा 1 minus 1/25 which will be 12 into 24/25 का root which will be, चेक कीजिए 4 2 का 4 6 24 यानी कि 24/5 root 6 24/5 root 6. So इसकी लेंथ क्या आएगी वहाँ पर 24/5 root 6. Is that clear? So we got the length of JW, we got the length of XY. Now we have to find the ratio. जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे so 24/5 कैंसिल आउट हो जाएगा नीचे से. चलिए मैं लिख देता हूँ 24/5 root 6 को किससे डिवाइड करेंगे 24/5. They will cancel each other. Answer will be root 6. चलिए देखते हैं which one option is that. So that means second matches to Q option because Q is under root 6. So that means we got second किससे मैच कर रहा है Q से मैच कर रहा है. So हमारे दो एक्सप्रेशंस की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं. ठीक है, फर्स्ट एक्सप्रेशन P को मैच कर रहा है, सेकंड एक्सप्रेशन Q को मैच कर रहा है. चलिए now let us move further towards the third expression. अभी थर्ड एक्सप्रेशन क्या है? That is the area of triangle MZN to the area of triangle ZMW. That means MZN एक तो हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है एंड सेकेंडली ZMW हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है. चलिए मैं थोड़ी सी चीज़ों को यहाँ पे रब कर रहा हूँ बिकॉज वी डोंट नीड देम. ठीक है, लेंथ ऑफ ZW चलिए पढ़ रहे हैं. Okay, so we have to find the firstly area of triangle. Triangle is MZ. अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल MZN की बात करें तो ये एंगल तो 90 हो गया. ओके, सेकेंडली अगर हम बात करें तो इसमें हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा हाफ इनटू बेस. बेस इज MN into height is QZ. height is QZ. अगर हम यहाँ पे फोकस करें तो QZ क्या है? It is a half of ZW. Is it or not? चेक कीजिए QZ क्या है? It is the half of ZW. यानी कि हमें QZ को मॉडिफाई करना है. It is the half of ZW. यहाँ पे वैल्यूज को फिल कर दीजिए 1/2. MN की वैल्यू क्या है? MN क्या आया था हमारा 12 1/2 टाइम्स ZW की वैल्यू क्या है हमारे पास 24/5 root 6. So that means ultimately you get 1613, that is 72/5 root 6. 72/5 root 6. So this is our area of triangle MZN. Is that clear? So we got area of triangle of MZN. चलिए इसे साइड पे लिख लेते हैं फॉर रेफरेंस पर्पस.
क्वेश्चन बड़ा है एंड वी हैव टू डू लाइक दैट। एरिया ऑफ एम जेड कितना आया 72 by 5 root 6। Likewise, we have to find the area of ZMW। अभी हमें किसका एरिया फाइंड करना है ZMW। चलिए फिर लगाते हैं। This will act as a base, this will act as a perpendicular because this angle is of 90, so we can say half into base ZW into height Q। ठीक है, अभी हाफ इंटू ZW की वैल्यू कितनी थी 24 by 5 root 6 एंड QM की वैल्यू कितनी होती है। अगर QM की बात करें व्हाट इज QM, चेक इट आउट। QM की बात करें चेक कीजिए क्या है कि MC से अगर हम CQ को माइनस कर दें वी गेट QM। चलिए मैं थोड़ा QM को करके दिखा रहा हूँ। QM क्या है, if we reduce QC from MC से QC को क्या करेगा माइनस। अभी MC कितना था हमारे पास 6 माइनस QC कितना है हमारे पास, दिस वाज द perpendicular distance of this from this and we know what was the perpendicular distance 6.5, so we got it to be 6 5 30 minus 6 24 upon 5। Is that clear? We got it to be 24 upon 5, 24 upon 5. So that is the value of Q and I hope आप clear हुआ। QM is this length, this is total length which is the diameter to C1, we have subtracted this length जो हमने पहले यहाँ से निकाला। अब इसे सॉल्व करते हैं 1 पे है 12 पे है and it comes out to be 12 4 so 48 288 root 6 by 25 288 root 6 by 25। so हमें इसका एरिया मिल गया, इसका एरिया मिल गया and we have to find ratio of MZN this to this। तो हमने इसके साथ रेशियो निकाल लिया। चलिए मैं करके दिखा रहा हूँ। so we have to find the ratio of area of MZN to the area of ZMW। MZN के एरिया कितना है 72 root 6 by 5, इसको डिवाइड कैसे करना है 288 root 6 by 25। यस और नो, इसका एरिया न्यूमरेटर में लिख दिया, इसका एरिया डिनोमिनेटर। चलिए इसे सॉल्व करें। दिस इज जस्ट शॉर्ट हैंड ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है। आई थिंक वो आप लोगों को बहुत अच्छे से आती है बट कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। Root 6 they will cancel each other, 5 1s are 5 5 5s are 25। अगर मैं बात करूँ 72 1s are 72 72 4s are 28, so we got 5 by 4। चेक कीजिए लिस्टों में कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है and that is R। we are getting R to be answer of a third expression, so we got it। Third is matching with the R। Third is matching with the R। चलिए थोड़ा वैसे रख कर दूं ताकि मैं आगे का प्रोसेस आपको बता दूं। अभी फोर्थ देखिए, फोर्थ क्या है, अगर हम देखते हैं रिकॉल कर लेंगे समहाउ। फोर्थ क्या है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। कैसे? अभी अल्फा के लिए हमें क्या करना है, जैसे आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स के बाद जो लिखा था लेट द लाइन थ्रू XY intersects C3 at Z and W and let the common tangent of C1 and C3 be tangent to parabola x square is equal to 8 alpha y। सो क्या है कि जो
C1 और C3 का कॉमन टेंजेंट है, दैट इज आल्सो टेंजेंट टू अ पैराबोला व्हिच इज x square is equals to 8 अल्फा। अभी अगर हमें इसके कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो पहले हमें उसकी स्लोप चाहिए होगी, और वही हो रहा है कि अगर टेंजेंट यहाँ पे होगा, ठीक है, तो ये टेंजेंट और MN दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी स्लोप की प्रोडक्ट क्या होती है, -1। लेट्स से इसकी स्लोप है स्मॉल n, ठीक है, और इसकी स्लोप क्या है, वी कैन फाइंड फ्रॉम हियर 4/3। सो m into 4/3 is equals to -1, so we got m to be -3/4. We got m to be -3/4 which is the slope of the tangent। अभी यहाँ पे हम इक्वेशन लिख सकते हैं, एंड आई होप आप लोगों को ये फिर से पता होगी। रीजन बीइंग दिस इज फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट, or from the concept of lines we can say it is equals to mx minus, we can say a or r लिख देते हैं, 1 plus m square, where r is the radius, ठीक है। चलिए इसे कंप्लीट करें थोड़ा सा चीजों को प्रॉपर्ली। इट विल बिकम y is equals to m कितना है, -3/4x -3/4x माइनस r, रेडियस कितना है 3 रूट ऑफ 1 प्लस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/16। तो मैंने यहाँ पे m की वैल्यू पुट कर दी जो हमें अभी निकाली थी, और यहाँ पे रेडियस को पुट कर दिया, दैट इज 3। ऐसे मैं रख कर रहा हूँ कि इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। सो y विल बी इक्वल टू -3/4x -3 into it comes out to 5/4, y comes out to be -3x -15 times 4. So this is the equation of tangent to the C1 and C3 which is a common tangent. Is that clear? अभी अगर हम बात करें तो हमें गिवन क्या है कि जो टेंजेंट इनका कॉमन है, दैट इज टेंजेंट टू पैराबोला आल्सो। यानी कि ये टेंजेंट अगर इन दोनों सर्कल्स का कॉमन टेंजेंट है तो ये पैराबोला का भी है। अभी अगर हम पैराबोला का टेंजेंट लिखें तो वी कैन से x के इक्वल्स टू 4 into 2 अल्फा into y। तो इसका टेंजेंट क्या होता है, ये x इज इक्वल्स टू m, चलिए यहाँ पे m यूज किया था, यहाँ पे हम m डैश यूज कर रहे हैं, m डैश y प्लस a अपॉन m डैश। x is equals to m dash y प्लस a अपॉन m। यहाँ पे m डैश क्या है, स्लोप, जिसको हमने नया नाम दिया है। a क्या है, दिस वन, बिकॉज़ वी नो दिस इज जनरल फॉर्मेट ऑफ वेरिएबल, सो a क्या है दिस। चलिए थोड़ा ऐसे वापस से हम लिख देते हैं, जैसे मैंने x will be equals to m dash y plus 2 alpha upon m dash। अभी बिकॉज ये टेंजेंट which is common to the both circles and ये टेंजेंट which is a parabola, they are same, because उन्होंने कहा है कि टेंजेंट टू द सर्कल्स which is common tangent is also tangent to the parabola, तो ये दोनों इक्वेशन सेम होनी चाहिए। चलिए इसकी फॉर्मेशन चेंज कर लेते हैं। सो 3x किसके इक्वल हो जाएगा, -4/-15, एंड फाइनली अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4/3y -5। So we brought this equation to the equation of the fact in the form of x. Now we can compare two equations. We can compare these two equations to get the values. M dash कितना हो जाएगा, -4/3, and 2 alpha by m dash कितना हो जाएगा, that is -5। चलिए यहाँ से m dash की वैल्यू का यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर दें, तो 2 alpha will be equals to -5 into m dash, that is -4/3, and alpha will be equals to 20/3, 2 डिवाइड हो जाएगा 1 से या 10 से या, so you got 10/3, you got
10/3. That means the value of alpha is 10/3, which is our fourth expression. And which option is satisfying? U. That means fourth option हमारी मैच कर रही है U से. अभी चेक कीजिए, we got value and answer to our all four expressions on the list 1 with list 2. First is matching with P, second is matching with Q, third is matching with R, and fourth is matching with U. चलिए अब हम हमारे फाइनल क्वेश्चन को आंसर करते हैं. Which of the following is only incorrect combination? Incorrect combination निकालो. Only means only one निकालो. Third with R, ये गलत नहीं है, ये तो सही है. चेक कीजिए. B ऑप्शन है. फोर्थ विद S, फोर्थ का U से लिंक हो रहा है तो फोर्थ S है, यानी कि सेकेंड क्या है? गलत है. C ऑप्शन है. वन विद P, वो भी सही है. D ऑप्शन है. फोर्थ विद U, वो भी सही है. That means the wrong option is option B. So B option is the only wrong option among all four. And जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, मैंने पहले ही बताया था कि हमारा जो आंसर है वो B और D से आएगा. हम पहले चेक कर सकते हैं बिकॉज किसी एक एक्सप्रेशन के दो आंसर नहीं मैच होंगे. ठीक है, सो इट विल बी मैचिंग ओनली टू अ सिंगल आंसर. मोस्ट प्रॉब्ली अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ ऐसा ना हो कि चेंज होकर हो जाए. So I hope this also solve your query, and thank you so much. So this is for today. We have discussed 3 questions and I believe कि तीनों के तीनों ने आपके जो तीनों डाउट्स हैं वो